हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके। 10 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि 10 दिनों तक आपको डेली एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सभी को करके जाना है, चाहे आपने कहीं से भी कितना भी किया हो, डजेंट मैटर, यहाँ से और कहीं से। लेकिन ये जो 10 लेक्चर्स हैं इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और बाकी एक चीज़ अगेन आई रिपीट कि ये मिस नहीं करना है। और जो टेलीग्राम पे जो क्विजेस चल रही हैं डेली बेसिस पे, परमार एसएससी टेलीग्राम पे, मॉर्निंग में होती है जीके की, इवनिंग में होती है कंप्यूटर की। ये दोनों आपको क्विजेस मिस नहीं करनी है। अपना जब भी आपको फ्री टाइम लगे, पढ़ने का मन ना करे, इन क्विजेस को अटेम्प्ट कर लिया करें। बाकी पिंड मैसेज में टेलीग्राम पे आपको बाकी भी क्विजेस मिल जाएंगी। और कंप्यूटर के लेक्चर्स ओनली फॉर द दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आई होप आप में से काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। नहीं फॉलो कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। अमन सर ने कंप्यूटर के लेक्चर्स आपके करवा रखे हैं, उनको अच्छे से एक बार कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। व्हेन आरबीआई डिक्रीजेज रेपो रेट मनी सप्लाई विल, जब आरबीआई रेपो दर घटाता है तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में क्या इफेक्ट होगा। तो जब हम मुद्रा आपूर्ति बोलते हैं यानी कि हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा मनी सप्लाई में। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बहुत ही ध्यान से समझिए, ये रेपो रेट होता क्या है, बैंक रेट होता क्या है। तो ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक होती है, हमारे केस में, इंडिया केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो आरबीआई है इन्फ्लेशन यानी जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टूल्स का जो यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अब उस टूल में बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि CRR आता है जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, SLR आता है जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं, रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है और रिवर्स रेपो रेट आता है। तो ये सारे डिफरेंट टूल्स हैं जिसको कि यूज़ करता है आरबीआई टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। अब बस एक चीज़ को हमेशा आप याद रखिए कि जब भी चाहे CRR बढ़ेगा, चाहे SLR बढ़ेगा, चाहे रेपो रेट बढ़ेगा, चाहे बैंक रेट बढ़ेगा, चाहे रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, सबके बढ़ने से जो मनी सप्लाई है वो कम होगी, यानी कि जो मुद्रा आपूर्ति है वो कम होगी। तो चाहे हम रेपो रेट को अगर घटा देंगे, सबको घटाएंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये होता कैसे है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझाने वाला हूँ। CRR SLR जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो बैंक रेट, रेपो रेट वो रेट होते हैं जहाँ पे बैंक्स, जो हमारी कंट्री की डिफरेंट बैंक्स, जैसे कि मान लेते हैं SBI है, PNB है, ये लोन लेने जाती हैं आरबीआई के पास, ठीक है। तो अभी अगर उसने बढ़ा दिया रेपो रेट और बैंक रेट इन सबको, दैट मीन कि अब इनको ज़्यादा दरों में लोन मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा। तो लोन लेना इनके लिए महंगा हो गया, तो जनता के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि जनता का लोन लेना महंगा हो गया तो जनता अब ज़्यादा पैसा लेगी नहीं, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा नहीं, तो मनी सप्लाई जो है वो घट जाएगी अगर ये बढ़ेंगे तो, और अगर घटेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। और जब हमारी इस तरह की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको बोलते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश। और जो जहाँ पे इंक्रीज़ किए जाते हैं, क्या रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR जब इंक्रीज़ किए जाते हैं CRR, तो इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अभी के लेते हैं समझना, मैं बहुत डीप नहीं समझा रहा हूँ कंसिडरिंग कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको बेसिक समझ लेना, बाकी CRR SLR हम लोग किसी और क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जहाँ पे जो हमारी आरबीआई है वो बैंक से लोन लेती है। हो सकता है आपके दिमाग में ये है कि रेपो रेट के बढ़ाने से मनी सप्लाई घट रहा है, तो रिवर्स रेपो रेट के बढ़ाने से मनी सप्लाई मतलब उल्टा होगा। आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई घट रही, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई घटेगी। ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। सभी को इंक्रीज़ करने पे जो मनी सप्लाई है वो घटती है, ठीक। अब बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या होता है, बैंक दर और रेपो दर में अंतर ये होता है कि जो रेपो रेट होता है वो ओवरनाइट लोन होता है, यानी कि काफ़ी कम टाइम के लिए लोन लिया जाता है बैंक्स के द्वारा। ओवरनाइट लोन किस लिए लोन लिया जाता है, ताकि CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। चलिए CRR SLR भी देख ही लेते हैं लगे हाथ कि CRR और SLR क्या होती हैं। ये कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता क्या है, बैंक्स को जितना भी पैसा आता है जिसको हम बोलते हैं NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है देयता, यानी कि जैसे बैंक में हम लोग जो पैसा देते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, वो उनकी एक लायबिलिटी होती है। हम जो उनसे लोन लेते हैं वो एक उनके लिए एसेट होता है।
तो जो टोटल लाइबिलिटी होती है उसका नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है डिमांड लाइबिलिटी होती है जैसे कि सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में जब हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। टाइम डिपॉजिट वो होते हैं जैसे फिक्स एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, वो टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो उसका नेट में जितना भी पैसा आता है उसका कुछ पोर्शन CRR यानी कैश के फॉर्म में रखना होता है, और कुछ पैसा अदर फॉर्म जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन फॉर्मेट में रख सकता है जो बैंक्स होता है। ये रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होते हैं बैंक्स को, उनको हम बोलते हैं CRR और SLR। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है, अभी ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि मनी किस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, मैंने ये कहीं पे किसी कंपनी के स्टॉक या फिर शेयर खरीद लिया, फिर कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर दिया 10,000 रुपये को, वो 10,000 के 15,000 हो गए या 20,000 हो गए, तो मनी मल्टीप्लाई हो गई। 10 से 15,000 हो गए तो मनी मल्टीप्लाई हुई, 10 से 20,000 हो गए तो मनी मल्टीप्लाई हुई। किस केस में ज़्यादा हुई? 10 से 20 के केस में। तो मनी मल्टीप्लायर ध्यान रखना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CRR के। मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जितना कम CRR होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है बैंक्स को कितना पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखना है। तो जितना पैसा उनके पास कम पड़ा होगा, अब देखो है क्या, बैंक्स तो यही चाहेंगे ना कि जितना उनके पास पैसा आता है वो सारा पैसा लोन में दे दें ताकि उससे उनको पैसा मिले। लेकिन RBI बोलता है नहीं, कुछ पैसा अपने पास आपको रखना है सुरक्षित, क्योंकि एकदम से मान लो कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आन पड़ गई तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से उसने रख रखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल RBI बोल दे कि आप बिल्कुल मत रखो, तो ये पैसा भी उठा के दे देंगे, यानी कि अब ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगी, है ना। सिंपल। आगे बढ़ते हैं और इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, एक 6 सदस्यीय कमेटी होती है, 6 मेंबर्ड कमेटी होती है, और ये कमेटी डिसाइड करती है किस हिसाब से ये रेट वैरी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन दी प्लांट्स। पौधों में रंध्रों की स्थिति पहचाने। यानी स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द रूट्स, इनसाइड द फ्लावर, सरफेस ऑफ लीव्स या फिर टिप ऑफ स्टेम। स्टोमेटा जो होते हैं ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो गैस है वो एक्सचेंज होती है प्लांट में। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो गैस एक्सचेंज होती है वो एल्विलाई है। एल्विलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस, ठीक है, जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें। तो स्टोमेटा में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्लस क्योंकि ये पोर्स होते हैं छोटे छोटे इन दी सरफेस ऑफ लीव्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। इसी वजह से यहाँ से लॉस ऑफ वाटर भी हमें देखने को मिलता है, और ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर ना हो इसलिए स्टोमेटा को गार्ड करती हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स, ठीक। ऐसे ही हमारे हाइडाथोर्स होते हैं लीव्स में, हाइडाथोर्स। इन हाइडाथोर्स से भी वाटर का लॉस होता है और उसको हम बोलते हैं गटेशन, जो नाइट के टाइम पे होता है। जो डे के टाइम पे वाटर लॉस होता है उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा कहाँ पे है? सरफेस ऑफ दी लीव्स में। और अच्छा ये बताइए कि जो लीव्स होती हैं इनका ग्रीन कलर क्यों होता है? तो ग्रीन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। टिप ऑफ स्टेम से मुझे याद आना चाहिए, जब हम लोग टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स में हमें कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है, किस तरह का ऊतक, किस तरह का पादप ऊतक देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में। ऐसे हमारे इंटर कैलरी नोड्स होते हैं, ठीक है, इंटर कैलरी नोड्स जो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं। ऐसे हमारे तीसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जो कि प्लांट की विड्थ या फिर गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या फिर पार्ट 2? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों से कौन डील करता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो जब बना था तो 22 पार्ट्स थे, अभी अगर हम बात करें 25 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 बात करता है, किससे डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं, 4 आर्टिकल हैं। पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से, और हमारे यहाँ किस तरह की नागरिकता हमारे देश में? एकल नागरिकता,
जिसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से लिया, तो ये हमने उसी देश के संविधान से लिया जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय प्रणाली ली, बाई कैमरलिज्म लिया, द्विसदनीय जिसको विधानमंडल बोलते हैं वो लिया हमने। वहीं से हमने रिट्स यानी जो परमाधिकारी रिटें होती हैं वो वहाँ से लिया। वो देश हमारा कौन, यूके, ठीक है। ब्रिटेन से हमने लिया एकल नागरिकता। पार्ट 3 अगर बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। पार्ट 4 में अगर बात करें तो डीपीएसपी एफआर कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। और डीपीएसपी के रिगार्डिंग हमें ये देखिए आर्टिकल ये नहीं पूछता है कि 36 से लेके 51 तक में, सबको पता है 36 से लेके 51 तक में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल पूछ लेता, अनुच्छेद पूछ लेता, जो हम किसी और जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें डील करेंगे। बट डीपीएसपी के रिगार्डिंग ये आपको पता होना चाहिए कि इट रिजेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे हमारे 1935 में, उनको रिजेंबल करते हैं। एंड दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट यानी कि एक लोक हितकारी राज्य बनाना चाहता है ये क्या, डीपीएसपी, जो कि हमने आयरलैंड से लिया है। ऐसे ही हमारा पार्ट 4A है जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। पार्ट 5 में अगर हम बात करें तो यूनियन यानी कि संघ के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 6 में अगर हम बात करें तो स्टेट्स यानी कि राज्य के बारे में दिया हुआ है। 7th ये रिपील हो चुका है। रिपील मतलब कि इसको हटाया जा चुका है बाय दी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां जो संविधान संशोधन था इसको हटाया जा चुका है। और पार्ट नंबर जो 8 है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से डील करता है पार्ट नंबर 8। 9th पंचायत और ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। अभी तक आपको 8 के 8 अच्छे से याद होने चाहिए, फिर मैं आपको जो बाकी होते हैं यानी कि जो बहुत आगे के होते हैं वो ट्रिक से भी याद कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has given extraordinary powers during an emergency? निम्नलिखित में से किसने आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की हैं? चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट? तो आपातकाल के दौरान हमारी असाधारण शक्तियां किसके पास प्रदान होती हैं? ऑप्शन नंबर 4 प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। आपातकाल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो पार्ट नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ठीक है, पार्ट 18। और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लगे नहीं हमने तो जर्मनी से लिया, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बिल्कुल नहीं, हमने जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सस्पेंड होते हैं, मौलिक अधिकार ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, इनका जो सस्पेंशन है, ये जो सस्पेंड हो जाते हैं ये हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि इमरान खान जी हमारे बोलते हैं आपने घबराना नहीं है, वैसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो 3 तरह की होती है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी उसको बोलते हैं। स्टेट इमरजेंसी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, उसको हम सिनोनिमसली प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं, बट इट इज़ प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें, आर्टिकल नंबर 352 अनुच्छेद 352 भारत में अभी तक सिर्फ 3 बार लगी है। प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें तो 356 इसके बारे में बोलता है, लेकिन किस ग्राउंड में लग सकती है? 356 और 365 दोनों में इसके बारे में लिखा हुआ है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल हमारे एक बार भी नहीं लगी। प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें सबसे ज़्यादा बार, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम ये मणिपुर में लगी है ये प्रेसिडेंट रूल। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है 5th। इन हाउ मेनी फेजेस डिड द इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? भारतीय अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की सफलता कितने चरणों में प्राप्त हुई? 5, 2, 4 या फिर 3? आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। कोशिश कीजिए पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 2 फेजेस में, वो 2 फेज कौन से हैं? मिड 1960s से लेकर 70s और मिड 70s से लेकर मिड 1980s तक। जो फर्स्ट फेज था ये लिमिटेड था। वीट यानी गेहूं और जो राइस होता है यानी जिसको हम पैडी भी बोलते हैं उन क्रॉप्स के लिए। और कहाँ पे लिमिटेड था? ये रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ पंजाब, यानी कि जो थोड़े एफ्लुएंट, जो थोड़े वेल्दी, जिनके पास पैसा था कुछ राज्यों के पास, जिनमें कि पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है आपका सीजीएल 2022 में कि कहाँ पे फर्स्ट फेज़ ये लिमिटेड था, पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। पहला तो क्वेश्चन ये कि ये टर्म किसने दिया ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ये टर्म जो है ये विलियम गॉड ने टर्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति बोलते हैं। किससे संबंधित है? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से संबंधित है।
फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से संबंधित है। बिकॉज एक टाइम था आज़ादी के बाद जब हम PL480 वैरायटी जो होती थी गेहूं की उसको इंपोर्ट करते थे फ्रॉम USA। ये भी क्वेश्चन अभी स्टेनो में पूछा गया था। तो ये हम लोग वैरायटी इंपोर्ट करते थे, लेकिन फिर ये आने के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं फूड ग्रेन में, और यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। अगर ये सवाल पूछ ले कि क्योंकि अब हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बने, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हम यूज़ करते हैं हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का हमने यूज़ किया, HYV सीड्स जिनको बोलते हैं, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स आपका ये सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो आंसर इसका मेक्सिको होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, डेली पुलिस में लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, ठीक है, ये मेक्सिको वाला, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो HYV सीड्स। अब आगे फादर इसके कौन कहे जाते हैं, तो फादर अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉ होंगे इसके फादर, नॉर्मन बोरलॉ, जिन्होंने USA में इसको इंट्रोड्यूस किया। और इंडिया में अगर बात करें, ये तो है USA में, इंडिया में अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन, जिनकी अभी रिसेंट में ही डेथ हुई है, MS स्वामीनाथन जी की। ये है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित चीज़ें। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से अभी एक और भी क्वेश्चन बना, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम में, कि इनमें से ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या नहीं हुआ, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज़ का ग्रीन रेवोल्यूशन से लेना देना नहीं है। ऐसे ही आपके बाकी रेवोल्यूशंस भी हुए, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन। ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से ही बनते हैं, बट अगर वाइट रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ ले तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके फादर कहे जाते हैं, वर्गीस कुरियन। और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्यों? बिकॉज इसमें हमने प्रोडक्शन किया था किसका? मिल्क का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के शांताराम, KC न्योगी, अशोक कुमार चंद्रा या फिर PV राजमन्नार? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो पहले तो ये बताइए, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये एक संवैधानिक निकाय है या फिर असंवैधानिक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? आंसर इसका KC न्योगी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। पहले तो ये जान लेते हैं, फाइनेंस कमीशन ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये मैंने क्यों बोला संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिकॉज इसका कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई अनुच्छेद है जिसमें इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 280। इसकी अगर बात करें कॉम्पोजिशन की, तो 1+3 होता है, एक चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स। सुन लीजिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि चेयरमैन को क्या क्वालिफिकेशन है, तो ही शुड हैव नॉलेज इन द पब्लिक अफेयर्स। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, अभी अब तक 15 फाइनेंस कमीशन बने और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो NK सिंह थे, NK सिंह। और कुछ चीज़ें, जैसे फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को रखता है, अपनी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पे ये एडवाइस बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती हैं कि उसको मानना ही मानना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना फाइनेंस कमीशन केस में। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि ये फिर से अपॉइंट किए जा सकते हैं उस पद पे, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जैसे हम UPSC में बात करें, इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे देश के? फर्स्ट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कौन थे? पहले अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन थे? तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। पहले कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। और कौन से आर्टिकल डील करता है इनसे, कैग के एस्टैब्लिशमेंट से? आर्टिकल नंबर 148, अनुच्छेद नंबर 148 डील करता है कैग के एस्टैब्लिशमेंट से। तो पहले हमारे कैग कौन थे? V नरहरी या फिर नरहरी राव। पहले अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो ये थे हमारे जो पहले देश के लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, MC सेतलवाद। और ये कौन सा आर्टिकल इनसे एसोसिएटेड है? आर्टिकल नंबर 76, अनुच्छेद 76। और इनको बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जैसे कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं कैग को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें, फिर इन जनरल इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक डीलिंग करता है किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन के बारे में। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी जब इलेक्शन कमीशन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे चीज़ें डील करेंगे इसको लेके। आई होप ये समझ गए होंगे कि पहले कौन क्या था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.87 kg per meter cube, which is 1.5 times heavier than air and exists as a liquid below the critical temperature.
यानी सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दबाव पर डैश का घनत्व 1.87 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर है, जो हवा से 1.5 गुना भारी है। हवा से 1.5 गुना भारी है। लिथियम, हाइड्रोजन, CO2 या फिर नाइट्रोजन। आंसर होगा लिथियम तो एक मेटल है, हवा से काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, ये 1.5 गुना तो नहीं। आंसर यहाँ पे होगा। और हाइड्रोजन तो लाइटर गैस होती है। अब लाइट कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा लाइट है? बिकॉज हाइड्रोजन हम देखें तो ऊपर हमें देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में, और जो डेंस गैसेज होती हैं वो नीचे होती हैं भारी वाली, और जो लाइटर गैसेज होती हैं ऊपर होती हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 CO2, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबको याद आना चाहिए। इट इज़ द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इट इज़ द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर। जो लाइम वाटर क्या होता है? ये CaH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो इसको मिल्की यानी दूधिये में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी रिएक्शन करता है CO2 के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है CaCO3, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को मार्बल लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। मार्बल लाइमस्टोन या फिर चौक के नाम से भी जानते हैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को। सॉलिड जो हमारा CO2 होता है, सॉलिड CO2, इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, सॉलिड CO2 को। नाइट्रोजन, और एक चीज़ कि जब हम इनहेल करते हैं तो कितनी CO2 लेते हैं? जब हम इनहेल करते हैं तो हम कितनी CO2 अपने अंदर लेते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जितनी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। सिंपल। अब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, ऑर्गन कितनी होती है? ऑर्गन होती है 0.9%, और जो हमारी CO2 होती है वो होती है 0.036%। तो इतनी इनहेल करते हैं जब सांस लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो कितनी CO2 निकलती है? ध्यान रखना 4.4% CO2 एक्सहेल करते हैं हम लोग, और इससे ज़्यादा तो एक्सहेल हम O2 ही कर देते हैं। O2 इनहेल करते हैं 21% और एक्सहेल कर देते हैं 16%। ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम हमारा एक एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल क्या होते हैं? अभी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, क्वेश्चन आएगा। Which of the following was established by Jyotirao Govindrao Phule in 1873 to fight against idolatry and caste system? मूर्ति पूजा और जातीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा? यंग बंगाल मूवमेंट की अगर बात करें तो 1830s के टाइम पे काफ़ी यंग हमारे थे हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। बस इसके बारे में इतना ही पता होने की ज़रूरत है, यंग बंगाल मूवमेंट, नथिंग एल्स। सत्यशोधक समाज इसका सही आंसर होगा। जो ज्योतिराव या फिर ज्योतिबा फूले जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना करी थी 1873 में, बॉम्बे में करी थी, कास्ट सिस्टम और आइडोलेट्री के खिलाफ लड़ने के लिए। बिकॉज ये खुद गार्डनर यानी जो माली कम्युनिटी होती थी उससे बिलोंग करते थे, इनको काफ़ी ये सहना पड़ा, जो अम्बेडकर जी को भी सहना पड़ा था, जो लोअर कास्ट का जो भी हमारे पहले के समय में होता था। तो इसी के विरुद्ध इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी। इनकी जो वाइफ हैं सावित्रीबाई फूले, उनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी 2 किताबों का नाम है। किसकी? गोविंदराव फूले जी के। बात कर लेते हैं आर्य समाज। 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? पहला हेडक्वार्टर बॉम्बे में पहला हेडक्वार्टर था, बट बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही बोला था गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। ये किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी एक किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश, इनकी एक ये बुक का नेम है। SNDP जो मूवमेंट है ये श्री नारायण गुरु जी ने चलाया था, ठीक है, नारायण गुरु जी ने चलाया था। बस इसमें आपको इतना पता होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, वो मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर। बाकी भी चलिए यहाँ पे हम जल्दी से लगे हाथ देख लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज, ये कब स्टैब्लिश हुआ, किसने इस्टेब्लिश किया? तत्वबोधिनी सभा किसने इस्टेब्लिश किया, कब किया? प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली, ये किसने और कब स्टैब्लिश किया? तो ब्रह्मो समाज की अगर बात करें 1828 में राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी काफ़ी लड़ा, और इन्हीं के एफर्ट्स के साथ 1830 के टाइम पे सती प्रथा भारत से ख़त्म हुई। विलियम बेंटिक उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि पहला हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तत्वबोधिनी सभा जो है 1839 में बनती है देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसको बनाते हैं और इसको फिर मर्ज कर देते हैं किससे, ब्रह्मो समाज से, ठीक है। इससे लड़ने के लिए धर्म सभा का गठन करते हैं राधाकांत देव। राधाकांत देव जो हैं वो धर्म सभा बनाते हैं इससे लड़ने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आत्मीय सभा, ठीक है, 1815 में बनती है, वो ब्रह्मो समाज से पहले राजा राम मोहन राय जी ने बनाई थी, ठीक है। और धर्म सभा 1830 के टाइम पे राधाकांत देव, इन सब से लड़ने के लिए जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, ठीक है, राधाकांत देव। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो प्रार्थना समाज बनती है 1867 में आत्माराम पंडुरंग, ठीक है, आत्माराम पंडुरंग। और जो परमहंस मंडली है वो बनती है 1849 में दादोबा पंडुरंग जी के द्वारा, ठीक है, दादोबा पंडुरंग। और जो आत्माराम पंडुरंग है उन्होंने प्रार्थना समाज बनाई थी। अलॉन्ग विद इसमें और भी लोग थे जैसे कि एम जी रानाडे भी थे, ध्यान रखना, ठीक है, एम जी रानाडे भी बाद में इसको ज्वाइन किया था, बट मेन फाउंडर आत्माराम पंडुरंग थे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो, एन एपिक पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ द 12th सेंचुरी इंडियन किंग पृथ्वीराज चौहान वॉज रिटन बाई। तो पृथ्वीराज चौहान जी की पे ये किताब लिखी गई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? ये लिखी चंद बरदाई ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पृथ्वीराज चौहान जिनको कि हम पृथ्वीराज, ओके ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बिकॉज इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज 1, 2, 3 किसने बैटल ऑफ तराइन लड़ा था, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो पृथ्वीराज थर्ड है हमारे ये, ठीक है। इन्होंने बैटल ऑफ तराइन लड़ा था किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। तो फर्स्ट जो बैटल है ऑफ तराइन वो 1191 में हुआ था, और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने फिर पृथ्वीराज थर्ड को जीत मिली और इसमें हार मिली। अशोक घोष की अगर बात करें तो बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखी। बाण भट्ट की अगर बात करें तो इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, एक और बुक याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस बार आने के चांसेस है, महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य। ये किसने लिखी? ये लिखी पतंजलि ने, ठीक। इंडिका किसने लिखी? इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने, जिसमें कि मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में बताया और ये बताया, ये एक्चुअल में जो मेगास्थनीज है किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ये, है ना। और इसने बोला था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो 7 वर्णों में डिवाइडेड है। वैसे तो 4 वर्ण थे हमारे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बट इसने बोला कि 7 वर्णों में डिवाइडेड है। मेगास्थनीज जो है वो सेलिकस निकेटर ने इसको भेजा था, सेलिकस निकेटर। और ये सेलिकस निकेटर जिसकी पुत्री से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये अलेक्जेंडर का कमांडर था, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया साइन द फरक्का ट्रीटी इन 1996 फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर्स एंड ऑन ऑगमेंटिंग इट्स फ्लोज। भारत ने 1996 में गंगा जल के बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? फरक्का हमें ये पता है कि जो गंगा नदी आती है वो फरक्का में इस तरह विभाजित हो जाती है। इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को हम बोल देते हैं हुगली रिवर, ये हो जाती है हुगली रिवर, और ये चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये फरक्का जो जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में, तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा देश पड़ता है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान? नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांग्लादेश। तो इससे थोड़ा सा आपको गेस लगाना था, ऐसा नहीं कि आप जब पढ़ेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे आपको लॉजिकल गेस लगाना था तो आपका आंसर आ जाता। बांग्लादेश से आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ हम सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर की। आई होप आपको पता होगा बचपन में MBA मतलब बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, चाइना के साथ, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं होगा देन आपका भूटान ऑप्शन में होगा, तो भूटान आंसर होगा, ठीक है। और बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किसका? जूट का। शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट हैं, और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। ये चीज़ आपको बताना चाहिए बिकॉज अभी रिसेंट में ही अभी शहाबुद्दीन चुप्पू जी की अपॉइंटमेंट हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th। इन अ वॉलीबॉल गेम, अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये आप कमेंट में बताएंगे, आपका होमवर्क। ऑफ अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भूटान की क्या है? भूटान की है जोंगखा, ठीक है,
भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंग। ऐसे अफगानिस्तान की क्या है, ये जैसे अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, शोरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन अ वॉलीबॉल गेम ईच टीम कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, 8, 6 या फिर 5। तो वॉलीबॉल गेम में होते हैं कितने, तो इसको मैं इस तरह से कुछ याद करवाता हूँ कि ऐसे इमेजिन करिए कि आप 5 बास्केट लेके आए, ठीक है, उसमें आपने 6 वॉलीज़ रखी। आप सातों दिन हैंड का यूज़ करते हैं, लेकिन अब से नेट का यूज़ करेंगे। ठीक, और क्यों, क्योंकि अब आपको मिल चुका है बेस। तो ये सब क्या है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, बेसबॉल। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर में याद रखिएगा। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है। तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, बेसबॉल, ये सारे आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स याद हो गया। पूछा क्या, वॉलीबॉल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6। खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12th। साओ जाओ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड प्राइमरली बाय द कैथोलिक क्रिश्चियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो बैच में चल रहा है। क्लासिकल डांस हो चुका है, मैंने फ्री कर रखा है उसको, अभी बैच का वैसे तो वीडियो है, बट उसको फ्री कर रखा है आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम तक के लिए, तो उसको कर लीजिएगा अच्छे से। तो साओ जाओ फेस्टिवल अगर बात करें तो ये गोवा का है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। गोवा के और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, एक तो शिग्मो आपको याद होना चाहिए, सनबर्न फेस्टिवल होता है यहाँ पे, और एक कार्निवल होता है फरवरी के टाइम पे। जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना तो जाइएगा, अभी नहीं, ठीक है। शिग्मो, सनबर्न और कार्निवल। असम की अगर बात करें तो असम के फेस्टिवल्स को इस तरह से आप याद करिए कि असम की एक बहू है, ठीक है, जिसने अपनी बाई को पटक पटक के मारा। बाइको से बाइको फेस्टिवल, पटक से हो जाएगा देहिंग पटकाई फेस्टिवल। क्यों पटक पटक के मारा उसने, क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ, तो अली से हो जाएगा अली ए लिगांग फेस्टिवल, और अब्बू से हो जाएगा अम्बू बाची फेस्टिवल। अम्बू बाची फेस्टिवल के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था, तो मजूली से हो जाएगा मजूली फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल हैं असम के। नागालैंड के फेस्टिवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। ये जैसे कि सुक्रनी, सुक्रुनी, ऐसे सेक्रनी होता है, सुक्रुनी, सेक्रनी। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल को हम और किस नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसी को हम जानते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से। एक होता है आपका मौत्सी या फिर मौत्सू करके आपसे पूछ सकता है, मौत्सी या फिर मौत्सू, और एक और यहाँ पे याद लिख लेना, ओलियांग, ठीक है, ओलियांग। और इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, जो हमारा मौत्सी या फिर मौत्सू फेस्टिवल होता है, इसको आओ करके एक ट्राइब होती है, आओ। ये ट्राइब का भी नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मणिपुर के भी देख लेते हैं लगे हाथ, जब लिखा ही ऑप्शन में। तो मणिपुर के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे जैसे कि, ये ध्यान रखना है, लू निगाई, ठीक है, लू नगाई, नगाई जैसे जहाँ भी आपको दिख जाए नगाई, सीधे मणिपुर मारिएगा। लाई हरोबा, ऐसे याद रखिए, जो मणिपुर के लोग हैं वो लाई बहुत खाते हैं, तो लाई हरोबा। याओशांग, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है। स्टेडी इंक्रीज सब में कॉमन है, इन जीडीपी, इंटरनेशनल ट्रेड, लोन, पॉपुलेशन। तो भाई अगर हमारा लोन बढ़ रहा है तो ये क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल नहीं। लोन बढ़ना तो मतलब गलत चीज़ होती है। जनसंख्या बढ़ना भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लगेगी, है कि नहीं। जैसे कि पाकिस्तान पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है कुछ लोगों ने लगा सकते हैं इसमें, मुझे पता है कि 3-4 काफ़ी लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा, 1-2 में फंसे होंगे। तो सेकंड वाला इसलिए नहीं होगा बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं खरीद रहा हूँ तो भी तो इंटरनेशल ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्या ये एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? बिल्कुल नहीं। जब मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँगा तब वो अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड से मुझे ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होगा आंसर। स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी होगा। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी। टोटल वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced in an economy या फिर विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे भारत देश है, भारत के अंदर कितने का सामान और कितने की सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे हमारे कुछ होते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक होता है हमारा
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है और एक होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सारे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। एक तो हमारा होता है जीडीपी, एक होता है हमारा एनडीपी, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, ये सकल घरेलू उत्पाद और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोलते हैं, सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आप जीडीपी के बारे में समझिए होता क्या है। तो जीडीपी एक टूल है जिससे हम किसी देश की नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नेशनल इनकम, एक ध्यान रखना, एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की। जीडीपी मैंने आपको बता दिया, समझ गए। ऐसे ही जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है किसी देश के, जैसे भारत देश के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कुछ यूएसए में रह रहे हैं, कुछ कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इनका, और जो भारत के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं उनका सबका जोड़ लिया जाए, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बस फ़र्क इतना है जीडीपी और जीएनपी में कि जीएनपी में हम विदेशों का नहीं लेते हैं। जीडीपी में क्या, भारत के अंदर चाहे कोई भी रह रहा हो, चाहे विदेशी रह रहा हो चाहे भारतीय रह रहा हो, सबका हम ले लेते हैं। सिर्फ भारत के अंदर, कोई भारतीय भारत के बाहर रह रहा है उसका हम नहीं लेते हैं। जीएनपी में क्या है, भारतीयों का लेते हैं, मतलब ये फिर किसी भी देश का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस देश के लोग। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है जो पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पूछेगा। कि जीडीपी से अगर मैं जीएनपी चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसमें हम मूल लिहाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूँगा, जीडीपी में डेप्रिसिएशन यानी मूल लिहाज को घटा दूंगा, सिंपल। तो क्या हो गया, ग्रॉस का, सॉरी एक सेकेंड, ये नहीं, यहाँ से यहाँ अगर मुझे जाना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो ठीक है। अगर मुझे, एक सेकेंड रुको, अगर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो इस तरह से मैं जीडीपी से डेप्रिसिएशन को घटा दूंगा तो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मुझे जीएनपी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, अगेन मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एनएनपी चाहिए तो मैं जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा दूंगा। यानी कि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे ही मैं ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को घटाता हूँ तो मुझे नेट मिल जाता है, ग्रॉस से मैं डेप्रिसिएशन घटाता हूँ तो नेट मिल जाता है, होता है। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये बोल दे कि मुझे जीडीपी से जीएनपी चाहिए, भाई जीडीपी से हमने एनडीपी निकाल लिया, जीएनपी से एनएनपी निकाल लिया, अगर जीडीपी से जीएनपी चाहिए तो बोल देना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देना जीडीपी में, जीएनपी निकल के आ जाएगा। तो अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको जोड़ देना है। अभी यहाँ पे इसके मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको रट्टा मारना जिंदाबाद, ठीक है, सिंपल। और लास्ट चीज़ दैट इज़ कि नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन आपसे पूछ ले तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जिसको अपस्फीति कारक बोलते हैं हिंदी में, जीडीपी डिफ्लेटर अपस्फीति कारक। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसको कि नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और एक होती है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी जिसको हम बोलते हैं। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है इसको हम कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस पे, यानी कि चालू कीमतों पे, और जो रियल जीडीपी है इसको हम वास्तविक कीमत या फिर एक बेस ईयर लेते हैं, ठीक है, एक बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, जो अभी के लिए 2011-12 चल रहा है, ठीक है, 2011-12 आपका करंट बेस ईयर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो जीडीपी के रिगार्डिंग होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। दे आर मेड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। They are made to value and preserve the rich heritage of our composite culture. They are made to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. They are made justiciable in nature. बहुत आसान है, बस आपको हौले हौले आहिस्ते से चारों स्टेटमेंट पढ़ लेने थे, आंसर चौथा होगा क्योंकि गलत पूछा है। तो ये प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। दे आर नॉट जस्टिसेबल, मतलब क्या होता है जस्टिसेबल का? इसका मतलब होता है जब इनका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन कैसे हो गया। तो मैं किस आर्टिकल का यूज़ करूंगा? तो मैं आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करूंगा, जिसके तहत मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, या फिर 226 का इस्तेमाल करूंगा, हाई कोर्ट जा सकता हूं। जब रेट का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे कि 5 तरह की रेट होती है हमारी। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है रेट हमारी, और 226 के तहत हाई कोर्ट, और ये हमने ली कहाँ से? यूके से ली है। लेकिन
अगर मान लेते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं उनका कोई निर्वहन नहीं करता है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर उसको लेके कुछ कानून बन जाए, जैसे कि पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर देता है ना, तो उसको सजा होगी। सर अभी तो आपने बोला कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसलिए सजा होगी बिकॉज फ्लैग कंडक्ट कोड हमारा बना रखा है, एक पार्लियामेंट ने एक लॉ बना रखा है 1971 में पास किया था कि अगर कोई भी इसका डिसरिस्पेक्ट करता है हमारे नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, तो उसको सज़ा मिलेगी। तो अब ये इसको लेके सजा है, लेकिन जब तक लॉ नहीं बना था तब तक नहीं थी, तो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। हमारे जो DPSP होते हैं, जिनको हमने आयरलैंड से लिया, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, वो भी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। वो भी मतलब या तो ये हम बोल सकते हैं वो भी जस्टिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी जस्टिसेबल नहीं होते हैं। एनफोर्स किए जा सकते हैं लॉ के थ्रू, बट जस्टिसेबल नहीं होते हैं। जस्टिसेबल सिर्फ हमारे एक होते हैं, वो है पार्ट 3 के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो बस। अब हम थोड़ा सा मौलिक कर्तव्यों का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बैकग्राउंड। कैसा बैकग्राउंड? तो क्या ओरिजिनली वर दे अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नो। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक तरह से अपनाया, कब अडॉप्ट किया हमने? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा अपनाया तभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली पार्ट नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें नंबर संविधान संशोधन से। और ऐसे ही ऐड नहीं किया गया था, एक कमेटी का गठन हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसने बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंडेशन दी और हमारी गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करी। बट प्रेजेंट किस अमेंडमेंट से ऐड करी? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ ऐड करना है, हटाना है, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो 42nd अमेंडमेंट किया था 1976 में, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, बिकॉज 11th वाली को फर्दर 86th जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, 2002 से उसको ऐड किया गया था। 86th अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 21A के तहत प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया था आर्टिकल 21A के तहत। और इसी के अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल नंबर जो 45 है, जो कि एक DPSP है, उसका भी सब्जेक्ट मैटर चेंज करके स्टेट को ड्यूटी दी गई थी कि आप अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करिए बच्चों को। और यहाँ पे ये बोला गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दीजिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कुछ बैकग्राउंड है जो आप चीज़ें समझ गए हैं। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य याद कैसे रखने हैं, बिकॉज आपको एक एक पता होना चाहिए कि पहले में क्या, दूसरे में क्या है। तो पहले में आपका एंथम है, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, तो इसको ए से, ये पहली है ना, तो ऐसे करके पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सब एक ही पार्ट और एक ही आर्टिकल में। भाई पार्ट तो एक है, चलता है, ठीक है, कि पार्ट नंबर 4A में हमारी सारी की सारी, भाग नंबर 4 का में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 51 का है, 51A, जिसमें सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। बहुत ही आहिस्ते से मैं कायदे से पढ़ाने वाला हूँ इसको, बिकॉज क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस पर। 51A में ही सारी हैं। तो 51A पहली वाली, 51A सब क्लॉज A, 51A सब क्लॉज B, C, D ऐसे करके हैं, ठीक है। ये 51A कांस्टेंट है, फिर ABCD ऐसे करके हैं। तो A से एंथम याद कर लेना, पहले वाले में एंथम दिया है, ठीक है। दूसरे वाले में B, 51A सब क्लॉज B, इसमें दिया है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था? बापू जी ने, भगत सिंह ने, सब B से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो B सही है हमारा। तीसरा है टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। इसमें कितनी चीज़ दी हुई है? 3 चीज़ दी हुई है, 3 चीज़, यानी थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है ना, 3 चीज़ें, प्रभुता, एकता और अखंडता। तो 3rd नंबर की ड्यूटी हो गई। 4th नंबर की ड्यूटी है देश की रक्षा करना है, डिफेंड करना है। तो D, चौथे को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D से डिफेंड हो गया। ई मतलब 5वां होता है, तो 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी बोली टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कहीं ना कहीं हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समाज में समानता की बात कर रहे हैं। तो ई से इक्वालिटी और ई से 5th नंबर की ड्यूटी। 6th है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, इसको हमें प्रोटेक्ट करना। 6वें नंबर की ड्यूटी क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति एवं की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो ये 6th नंबर की ड्यूटी है। और ये किसके बात करें? कल्चर। कल्चर हमारे सब किससे पता चलता है हमें? रिच हेरिटेज और कल्चर, जो हम अपने किलों में जाते हैं,
किलो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्ट। तो एफ से फोर्ट और एफ से सिक्स्थ नंबर की ड्यूटी हो गई। सेवेंथ अगर आए जी को हम सेवेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो जी से आपको याद आना चाहिए ग्रीनरी। जी का मतलब ग्रीन और ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट, याद हो गया। एच से क्या है? टू 8वीं नंबर की ड्यूटी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो एच से हो जाएगा ह्यूमनिज्म, एच से ह्यूमनिज्म। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और वॉयलेंस, हिंसा नहीं करनी है। आई हमारे गांधी जी ने बोला था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि आँख को आँख आप दिखाएंगे तो पूरा इससे, यानी कि वो हमारे नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आई वाला जो है वो नॉन वायलेंस की बात करता है। और 10वीं नंबर की ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स। यानी कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें। इसको हम, ये कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की, 10 यानी जे नंबर की, 51A + जे। इसको हम जडेजा से याद करेंगे, जड्डू से याद करेंगे। जडेजा कैसे हैं? सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, सब में उत्कृष्ट हैं। तो जे से जड्डू। और आखिरी नंबर की ड्यूटी है जहाँ पे ये अपने गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने बच्चों को, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे, इनको स्कूल भेजें, शिक्षा प्रदान करें। इसको 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया गया था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका FD में नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, जो सारी चीज़ें मैंने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये विदेशियों को, फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं, ध्यान रखना। ये मतलब उनके लिए लागू नहीं होते हैं, मिले क्या? लागू नहीं होते हैं उनके लिए, बट मौलिक अधिकार कुछ हैं जो उनको मिले हुए हैं। वो हम जब मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। तानसेन द फेमस म्यूजिशियन ऑफन सैंग इन द कोर्ट ऑफ विचूला। तानसेन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की रिगार्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ 2 लड़े थे इन्होंने, चौसा और कन्नौज। चौसा और कन्नौज किसके साथ लड़े थे? हुमायूं के साथ लड़े थे, और दोनों जीते थे। ये लड़े थे 1539 1539 और 1540, दोनों जीते। और हुमायूं के जो बेटे थे अकबर आपके, और अकबर ने शेरशाह सूरी का ही एक तरह से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉलो किया था। इनका जो मौसोलियम है, जो समाधि स्थल हम बोल सकते हैं, वो सासाराम बिहार में है। कहाँ पे? सासाराम बिहार में। अलाउद्दीन खिलजी भी इसका आंसर नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर। अब अकबर के कोर्ट में थे कौन? तानसेन, जिनको मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन का जो उनको टाइटल है, तानसेन का टाइटल वो राजा विक्रमजीत ने दिया था। किंग विक्रमजीत थे ग्वालियर के, राजा विक्रमजीत थे कहाँ के? ग्वालियर के। उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। और एक कोर्ट पोएट थे, किसके कोर्ट पोएट थे? राजा रामचंद्र सिंह के, ठीक है। राजा रामचंद्र सिंह थे, रीवा MP में जो जगह पड़ती है वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र सिंह। उनके कोर्ट में ये कोर्ट पोएट थे। और ये ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ ले कि तानसेन किस घराने से बिलोंग करते थे, तो आंसर होगा रीवा घराना। फिर ये अकबर के कोर्ट में गए और अकबर ने इनको टाइटल दिया मियाँ का, ठीक है, मियाँ। वैसे इनका जो ओरिजिनल नेम था वो रामतनु पांडे था, ठीक है। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था। अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग क्या पता होना चाहिए? मलिक काफूर इसका कमांडर जनरल था, जिसने कि साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन किए थे। इसने 3 तरह के टैक्स लगाए थे, घरई, चरई और जजिया। और 1296 से लेके 1316 तक इसने रूल किया था, ठीक है, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, अकबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई दी वेदर दी गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट P ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। पहचाने कि P ब्लॉक तत्वों के बारे में दिए गए कथन सही है, गलत है। P ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटरमोस्ट P ऑर्बिट। द नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन द P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओनली स्टेटमेंट B इज करेक्ट, A इज करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट या फिर बोथ आर करेक्ट। तो थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल पे नज़र मार लेते हैं। ये है पीरियोडिक टेबल। जो ये क्वेश्चन जिसके बारे में है उसी तक अभी सीमित रखते हैं, सारी चीज़ें नहीं। इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, और अगर इस तरह का और कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम बाकी चीज़ें भी सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल किसने दी और कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। अभी के लिए ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं, जो हेनरी मॉजले ने दी थी। हेनरी मॉजले ने दी थी 1913 में, 1913 में। और ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि परमाणु संख्या पे ये बेस्ड है, ठीक। अब पीरियोडिक टेबल में ये जो पहले आप ये देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं S ब्लॉक, इसको बोलते हैं P ब्लॉक, इसको बोलते हैं D ब्लॉक, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक F ब्लॉक। S ब्लॉक में हमें सिर्फ मेटल देखने मिलते हैं,
पी ब्लॉक में नॉन मेटल और मेटलॉइड देखने को मिलते हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एफ ब्लॉक क्या है? एफ ब्लॉक एक्चुअल में ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पूरी सीरीज़ है जिनको हमने अलग निकाल के रख दिया है, बिकॉज अगर उनको पीरियड टेबल में लगा रहने देते तो पीरियड टेबल खामखा फालतू में उस बड़ी हो जाती। और क्योंकि लैंथेनाइड के बाद जितने भी है या फिर एक्टिनियम के बाद जैसे जैसे थोरियम है, जितने भी आगे हैं, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिनियम की तरह हैं, जैसे इनकी सबकी प्रॉपर्टी लैंथेनियम की तरह है, तो इसीलिए इनको हम लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ बोलते हैं। ये 57 एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक जाती हैं। ये जो एक्चुअल में आपका ये है ना 71 वाला, वो भी यहीं पे आना चाहिए। और ये एक्टिनाइड सीरीज़ 89 एटॉमिक नंबर से लेके 103 तक जाती है, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये भी यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है। इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल, ये जो ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल है, ये इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। क्लियर? पहला भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एस ब्लॉक, इसमें जो पहला ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। इनको हम जानते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाने जाते हैं। ये इनको हम बोलते हैं, जो 17th ग्रुप होता है इसको हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। इनको हम जानते हैं चैल्कोजेंस के नाम से। जो 16th ग्रुप होता है चैल्कोजेंस, 17th हैलोजन, और 18th ग्रुप को नोबल गैसेज या फिर इसको ही हम 0th ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, 0 ग्रुप। इसमें जितने भी हमारी गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि हेमा, नेहा, ठीक है, और करीना। ठीक है, ऐसे करके हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारे गैसेस होती हैं 18th ग्रुप में, फिर 0th ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये अनरिएक्टिव होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक अभी हमें इसमें चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे डॉबर रैंक का लॉ ऑफ ट्रायड और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड का, और फिर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, वो सारी चीज़ें। बट अभी के लिए आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि लेफ्ट साइड में हमारे होते हैं मेटल, राइट साइड में हमारे होते हैं नॉन मेटल। और ये जो आप देख पा रहे हैं ट्रांजिशन, ये होता है हमारे नॉन मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक, एक चीज़ और वो एक चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल में चीज़ें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज़ करता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है बोल सकते हैं, वो डिक्रीज़ करती है। वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम में। और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, जो टॉप टू बॉटम में ऊपर से नीचे में बढ़ेगी वो लेफ़्ट से राइट में घटेगी, जो ऊपर से नीचे में घटेगी वो लेफ़्ट से राइट में बढ़ेगी। तो मैंने टॉप टू बॉटम बता दिया, लेफ्ट टू राइट अपने आप समझ गए। मेटालिक कैरेक्टर अगर बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ेगा। ठीक है, मेटालिक जो कैरेक्टर है वो ऊपर से नीचे में इंक्रीज होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो लेफ्ट से राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में घटेगा या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिंपल। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर लेयर इन सम सेल टाइप्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड लिग्निन इन द रेशियो 4:3:3 एंड सम फैटी सब्सटेंसेस सच एज वैक्स। किस पर्टिकुलर ये जो लेयर है हमारी सेल का कौन सा कंपोनेंट है जो सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और लिग्निन का इस रेशियो में होता है। ठीक, और इसमें आपको लिग्निन, ठीक है। तो अब लिग्निन आपके लिए एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होना चाहिए और सेल्यूलोस भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होना चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए ये सेल वॉल होगा, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन तो हमारी बनी होती है किसकी? प्रोटीन और लिपिड्स की। और ये 50-50 मतलब बोल सकते हैं रेशियो में होता है। 50% प्रोटीन, 40 to 50%, और लिपिड्स भी आपका रफली 50% होता है। सेल वॉल आपका किस में देखने को मिलता है? प्लांट सेल, यानी कि जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें देखने को मिल जाएगा आपको। जो हमारी बैक्टीरियल सेल है उनमें देखने को मिल जाएगा बैक्टीरियल सेल।
फंगल सेल में देखने को मिल जाएगा, एक फंगस की सेल में। प्लांट सेल में सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। बैक्टीरियल सेल में ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और ये कवर्ड होता है, एक कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग लगी होती है इसमें। और फंगस में ये बना होता है एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको बोलते हैं काइटिन या फिर चिटिन, जो भी आप प्रोनाउंस करो, तो इसमें होती है, ठीक है। जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वही होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक तरह से न्यूक्लियस, ये अंदर होता है केंद्रक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये बीच में जो फ्लूइड सा स्ट्रक्चर भरा रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा रहता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म बीच में किसके भरा है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कि हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल देते हैं पूरे इसको, जो कि सेपरेट कर रहा है किसको? न्यूक्लियर, अंदर का जो न्यूक्लियर मटीरियल है को किससे? साइटोप्लाज्म से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो डिफरेंट सेल के ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। बाकी सेल के बारे में एक चीज़ आपको यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, फिर नहीं देखेंगे इसके बारे में। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। डेड सेल की किसमें करी थी? कॉर्क में, ठीक है, जो लकड़ी का एक टुकड़ा एक तरह से होता है। और लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवरी करी थी लिविंग सेल की पॉन्ड वाटर में। और सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन और स्वान ने दी थी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, शेल्डन और स्वान ने ये थ्योरी दी थी। और वर्चोव का भी नाम याद रखना, क्योंकि वर्चोव ने भी इस सेल थ्योरी में फर्दर अपने एडॉन्स किए थे। और ईयर भी याद रखिएगा, ये 1665 और ये 1674, ठीक है। अब मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन हैज़ एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ, महाद्वीपीय शेल्फ जो समुद्र का सबसे उथला भाग होता है कि उससे ढाल कितनी होती है? 8 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 5 डिग्री और इवन लेस। वैसे तो हम लोगों ने बैच में चीज़ें कर रखी हैं, बट कंसीडरिंग आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि हमारी जो क्रस्ट होती है, अब यहाँ पे पूरा क्रस्ट मैंटल कोर नहीं बता रहा हूँ, बट जो हमारी क्रस्ट होती है वो 2 तरह की होती है। कॉन्टिनेंट भूपर्पटी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो एक तो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरी होती है महासागरीय ओशनिक क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट होती है ये हमारी चालू हो जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है, देन कॉन्टिनेंटल राइज आती है, एंड देन आपके अबिसल प्लेन्स आते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसका जो ग्रेडियंट होता है इट इज़ 1 डिग्री और इवन लेस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये होता है कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा राइज कर गया। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एबिसल प्लेन्स, जो कि फ्लैट प्लेन्स होते हैं, फ्लैट होते हैं एकदम, ठीक है, एकदम भी फ्लैट नहीं होते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में एबिसल प्लेन्स। और यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट हमारे ओशनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, मेजर एंड माइनर, जैसे कि मिड ओशनिक रिज देखने को मिलती है, जो कि किससे बनती है? जो कि एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये किसने दी थी? ये आपसे पूछ लेता है। सी फ्लोर जो हमारा स्प्रेड करता है तो अंदर से लावा निकलता है, ये थ्योरी दी थी हैरी हेस ने, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और बाकी भी हमारे फीचर्स होते हैं, लेकिन वो आपसे क्योंकि पूछे नहीं गए रिसेंट एग्जाम में तो वो नहीं बताने वाला हूँ। जैसे कि ग्योट होता है, सी माउंट होता है, अटोल होता है, वो सब पूछे भी नहीं गए हैं, ठीक। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री और इवन लेस। कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे वाइड कहाँ पे होते हैं अगर पूछ ले तो सबसे वाइडर है ये आर्कटिक ओशन या फिर साइबेरियन जो शेल्फ है, या फिर आर्कटिक ओशन के पास जो भी रीजन है वहाँ पे साइबेरियन जो शेल्फ है वो सबसे वाइडर है। 19th, हाउ मेनी कंट्रोल्स आर देयर ग्लोबली दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर जोन? वैश्विक स्तर पर ऐसे कितने नियंत्रण हैं जो विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? 3, 5, 6 या फिर 8? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 6। वो 6 कौन कौन से फीचर्स हैं? रटिए मत, लिखिए मत, बस ऐसे सुन लीजिए। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, है ना। तो अक्षांश जो जैसे हमारे ये होता है एक अक्षांश, ये है, ये है, ये है, ये है। तो पहली बात तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेदर शॉर्ट टर्म होता है, जैसे आज मान लो कि मेरे कानपुर में बारिश हो रही है, दैट डजंट मीन कि कानपुर रेनी है, रेनी इलाका, रेनी सिटी ना। यहाँ पे हम क्लाइमेट तब बता पाएंगे जब हम 30 साल का डेटा इकट्ठा करेंगे, तब 30 ईयर्स के डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं।
तो ये जो इक्वेटर के पास, आपको नहीं लगता जो इक्वेटर के पास जो रीजन है, जो लैटिट्यूड मान लेते हैं जिसका कम है, जो कोई सिटी है जो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री ऑफ इक्वेटर ऑफ दी लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, और एक कोई कंट्री है जो 80 डिग्री लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, तो क्लाइमेट दोनों के ज़मीन आसमान का अंतर होगा। बिकॉज जो इक्वेटर के पास होगी, जो लो लैटिट्यूड में होगी, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, गर्मी देखने को मिलेगी। जो हाई लैटिट्यूड पे होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। ऑल्टीट्यूड होता है दूसरा फैक्टर। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब जैसे आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अगर आप ऊंचाइयों में जाएंगे तो आप बहुत ठंडक का एहसास करेंगे, लेकिन नीचे उतर के आ जाइए हिमाचल के, या फिर पंजाब में चले जाइए, लगा ही बगल से लगा हुआ है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आराम से, मतलब एकदम नॉर्मल देखने को मिलेगा, गर्मी देखने को मिलेगी। तो इसमें ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट की वजह से ही थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ। ठीक है, प्रेशर और विंड सिस्टम भी बदलते हैं, प्रेशर और जो विंड सिस्टम है। अब हमें पता है कि जो विंड होती है, जो पवन होती है, जो हवा चलती है, वो प्रेशर डिफरेंस के, दाब के डिफरेंस कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में। विंड जब कोई टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे विंड भी दो तरह की होती हैं, परमानेंट विंड और लोकल विंड। परमानेंट विंड जैसे हमारी नॉर्थ ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज, ठीक है, ये सब हमारी ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर, ये सब जितनी भी होती हैं हमारी ट्रेड विंड कहलाती हैं। ठीक है, परमानेंट विंड कहलाती हैं। बाकी लोकल विंड जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी। एक फैक्टर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। अब इसको मैं होल्ड करूंगा, आई थिंक आगे क्वेश्चन है तो वहाँ पे इसको मैं डिस्कस करूंगा और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिनेंटैलिटी के बारे में क्या होता है। ओशन करंट, ओशन करंट आई होप कुछ लोगों को आप में से पता होगा कि महासागरीय जो हमारी जलधाराएं होती हैं। और रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स ज्योग्राफी में जैसे पठार हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, इनको हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। कहीं प्लेन है उसको हम रिलीफ फीचर बोलते हैं। ठीक है, ओशन करंट पे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम इसको लेकर भी डील कर लेंगे कि ओशन करंट हमें बस इतना पता होना चाहिए कौन सा वार्म है और कौन सा कोल्ड है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए अभी, लेकिन इसी से बोल रहा हूँ अगर आएगा अभी हम तो उसको देख लेंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? माई लाइफ, माई कंट्री, माई लाइफ, बिकमिंग, या फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माई लाइफ। ये बिल क्लिंटन जो कि फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अब कुछ ऑटोबायोग्राफी जो कि आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। एक तो पहले ओबामा जी की देख लेते हैं जो कि फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एक बुक है। और ऑडेसिटी, ठीक है, ऑडेसिटी ऑफ होप, ये इनकी एक बुक है। ठीक, बाकी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप जैसे मैं लिख रहा हूँ आप रिकॉल करिएगा ये किसकी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको पता है नहीं पता जैसा भी है। रेस ऑफ माई लाइफ, फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ब्रेकेबल, ठीक है, गोल, और गोल हो गई, एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? चलिए पहले इतनी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेस ऑफ माई लाइफ किसकी हुई? कौन रेस लगाता था? मिल्खा सिंह जी हमारे रेस लगाते थे। कौन गोल दागता था? सोचिए गोल कौन दागता था हमारा बहुत ज़्यादा? मेजर ध्यानचंद जी, है ना, मेजर ध्यानचंद जी। फ्रीडम इन एग्जाइल जो हमारे करंट 14th दलाई लामा है ना, 14th दलाई लामा जी। अनब्रेकेबल की अगर बात करें, अनब्रेकेबल है ये मैरी कॉम की, मैरी कॉम। एस अगेंस्ट ऑड, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ इसको अच्छे से रट डालिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये किसकी एक बुक है? ये आपको बताना है ऑटोबायोग्राफी। और स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट नहीं हुआ ना, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एंड करेज एंड कन्विक्शन, करेज एंड कन्विक्शन। और एक नॉवेल है, ठीक है, तमास, ये किसने लिखी है? ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो जितने भी मैंने लिखी हैं वो सब ऑटोबायोग्राफी है। तमास जो मैंने लास्ट में लिखी एक नॉवेल है। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये है माया एंजेलो की, ठीक है, माया एंजेलो। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये है कपिल देव जी की, किसकी? कपिल देव।
और करेज एंड कन्विक्शन है जनरल वीके सिंह, जो कि अभी करंट में जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है, नितिन गडकरी। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे हैं वो हैं जनरल वीके सिंह जी। तो उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा, करेज एंड कन्विक्शन। तमाश जो है ये भीष्म या फिर भीषम साहनी, ठीक है, भीषम साहनी जी की ये नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल एंड डैश हेल्प्ड गांधी जी इन खेड़ा बाय ऑर्गेनाइजिंग हिज टूर ऑफ द विलेजेस एंड अर्जिंग द पेजेंट्स टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सरदार पटेल जी और डैश ने संयुक्त रूप से मतलब खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की हेल्प करी थी। तो आंसर क्या होगा, आंसर इंदुलाल याग्निक जी ने हेल्प करी थी। अब आपको पता है कि जो गांधी जी हैं वो भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और बैक टू बैक इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स किए थे, 1917 में, 1918 में और एक 1918 में, ठीक है। 1917 में किया था चंपारण, दैट वॉज अगेंस्ट विच सिस्टम, और किसने यहाँ पे इन्वाइट किया था गांधी जी को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था गांधी जी को। कहाँ पे, चंपारण बिहार में। क्यों? क्योंकि तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट विरोध करना था, जो कि जबरन इंडिगो यानी कि नील की खेती करवा रहा था, इंडिगो की कल्टीवेशन करवा रहे थे अंग्रेज, तो इसके विरुद्ध था, ठीक है। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, जहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किसके रिगार्डिंग थी, प्लेग बोनस। मिल वर्कर्स बोल रहे थे कि हाइक इन वेजेस करो, लेकिन ये बोल रहे थे हाइक इन वेजेस छोड़ो, हम तुमको प्लेग बोनस नहीं देंगे, तो उसके विरोध में था। अनुसुईया साराभाई जो कि एक मिल ओनर थे, उनकी ही बहन थी, उन्होंने इनवाइट किया था, अनुसुईया साराभाई। 1980 में उन्होंने एक हफ्ते बाद ही, अहमदाबाद के एक हफ्ते बाद ही खेड़ा गुजरात में किया सत्याग्रह रिगार्डिंग द इंक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्सेस मतलब फेमाइन आ गया था, उसके बावजूद भी टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया था अंग्रेजों ने, तो 19 उसके विरोध में था खेड़ा। और इसमें वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जी ने गांधी जी की हेल्प करी थी, ठीक है। 22 इन इंडिया ऑल लोन्स दैट आर बिलो डैश आर कंसिडर्ड एज माइक्रो लोन्स। भारत में डैश से नीचे सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। माइक्रो लोन्स, छोटा लोन, 1 लाख से जो नीचे का लोन होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जहाँ पे हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो माइक्रो लोन्स देते हैं, फिर माइक्रो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे छोटे लोन देना, छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खासकर जो हमारे छोटे इलाकों होते हैं, जैसे कि गाँव वगैरह में जहाँ पे बड़े बड़े बैंक नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे MFIs जाते हैं और ये काम करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का फादर किसको बोला जाता है, तो फादर ध्यान रखना बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हैं, जिनको फादर बोला जाता है। 2006 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में। इंडिया में सबसे पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फिर पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिकॉज जो हमारे SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक तरह के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 से लेके 20 मेंबर तक की होती है। ऐसे हमारे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स भी होते हैं, जिनकी कैपेसिटी 4 से लेके 10 सदस्यों तक की होती है। तो पहला हमारा था सेवा, ध्यान रखना, ये पहला SHG था, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फिर फर्स्ट SHG। लोन 1 लाख तक से जो नीचे होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो लोन्स, और 3 लाख जिस फैमिली की इनकम 3 लाख से नीचे होती है उनको वो एलिजिबल होते हैं ऐसे तरह के लोन्स लेने के लिए। एक कमिटी याद रखना इसमें, मालेगाम कमिटी, ठीक है। मालेगाम जो कमिटी थी वो कमिटी बनी थी जिसने ये बोला था कि NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उसके भी MFI बनने चाहिए। 2010 में ये कमेटी बनी थी। ये मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ निकाल के जो अभी रिसेंट में एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। और कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो 75% ऑफ जो इनका नेट एसेट्स होता है उतना ही ये सिर्फ लेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा सीधे 75% याद रखो, 1 लाख याद रखो, 3 लाख याद रखो, और पहला SHG सेवा और मोहम्मद यूनिस के बारे में याद रखो। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है तो ध्यान रखना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए इनको सेटअप किया गया है। वित्तीय समावेश का मतलब होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर किसी के पास फाइनेंशियल एक्सेस होना चाहिए। अगर मेरे पास आज मोबाइल है, ठीक है, और उस इंटरनेट की वजह से मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया मेरा, क्योंकि आज मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी कर पाता हूँ इस ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से। तो उसी तरह ये आप समझ पा रहे होंगे ये क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन।
आगे बढ़ते हैं 23rd, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड। तो जो नेशनल कमीशन है फॉर वुमेन वो कब स्टैब्लिश हुआ था ये पूछा गया है। तो ये एक्ट था आपका 1990 का एक्ट था। अभी क्योंकि एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ था तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसका कोई आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एक एक्ट पार्लियामेंट का एक एक्ट आया था उसके थ्रू स्टैब्लिश हुई है। अगर वैसे स्टैब्लिश होती कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल होता, जो कि है नहीं। पहली फर्स्ट वुमेन अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी तो याद रखना जयंती नायक पहली चेयरपर्सन थी किसकी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की। और इसमें जितने भी चेयरमैन होता है टेन्योर जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 3 साल का होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससीज होता है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी है हमारा। पहले ये भी एक स्टैट्यूटरी हुआ करता था, लेकिन 102 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, इसने इसको बोला ये आज से चलो तुम भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी तुम्हारा भी कोई ना कोई आर्टिकल होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल कमीशन फॉर एससीज है आर्टिकल 338, ये एसटी है के लिए 338A और बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 338B। जो 89th नंबर का अमेंडमेंट था, 89 नंबर, इसने दोनों को बाइफरकेट करने का काम किया था, दोनों को अलग अलग करने का काम किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अटल टनल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है, शिमला नैनीताल, मनाली लाहौल स्पीति वैली, शिमला एंड मसूरी, या फिर मनाली या नैनीताल। तो जो अटल टनल है वो कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति जो वैली है उससे। ठीक है, अटल टनल जो कि एक लॉन्गेस्ट टनल हम बोल सकते हैं, जो कि एक हाईवे में है, अटल टनल। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए हमारे कुछ पासेज होते हैं, दर्रे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एक पास है रोहतांग पास है एक, ठीक है, रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है। ऐसे एक बारालाचला पास है, बारालाचला दर्रा। ये दोनों पास कहाँ है, किस स्टेट में, हिमाचल में। एक और हिमाचल में दर्रा है जिसका नाम है शिपकीला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है शिपकीला दर्रा, बिकॉज यहाँ से एक नदी एंटर करती है। उस नदी का आप कमेंट में नाम बताएंगे, मैं हिंट देता हूँ। उस नदी का जो एंशियंट नेम है वो शतुद्री है। वो निकलती लेक मानसरोवर के पास से, राकस जो लेक है वहाँ से। ठीक, अब बात कर लेते हैं रोहतांग से। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 नदियाँ निकलती हैं, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास, ब्यास पूरी तरह से भारत में फ्लो करती है। और बारालाचला से निकलती है कौन सी, बारालाचला से निकलती है चेनाब। तो जो रोहतांग पास है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, लाहौल स्पीति से। और जो बारालाचला है वो मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली टू लेह। ठीक, और जो हमारा बनिहाल पास है, बनिहाल एंड पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये किसको कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू टू श्रीनगर। अगर आपको जानना है तो इन पासेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बूमला, बूमडिला, यंगयप और दीफू अरुणाचल में है। नीति माना और लिपुलेख उत्तराखंड में है, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में। बूमला, बूमडिला और यंगयप और दीफू कहाँ है, अरुणाचल में है। ठीक, और दीफू जो है हमारा ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, चाइना और म्यांमार के। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो स्टेटमेंट आपको दोनों दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है। क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया रिमेन्स सिमिलर थ्रू आउट द ईयर, गलत है। द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सही है। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला गलत क्यों है, अब समझिए। कॉन्टिनेंटैलिटी वाली जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब होता है कोई कितना कॉन्टिनेंट के अंदर है। जैसे ये मान लेते हैं कानपुर है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका कानपुर है, या फिर यहाँ पे पंजाब में जालंधर है, तो ये समुद्र के पास है फिर समुद्र से दूर है, दूर है। यहीं मैं ले लेता हूँ बैंगलोर, यहीं ले लेता हूँ मैं चेन्नई, यहीं ले लेता हूँ कोची। ये समुद्र के पास है कि दूर है, बहुत पास है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा ना, कहाँ का, जो समुद्र के किनारे के इलाके होंगे, यहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट होगा। यहाँ का जो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स में है उनका एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, यानी गर्मी बहुत गर्म, सर्दी बहुत सर्दी। मॉडरेट यहाँ पे आप चबी चले जाइए, गर्मी में सर्दी में सब लोग हाफ शर्ट में दिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस दिख रहा है सी का। जो सी है समुद्र है, इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। और जितना आप अंदर चले जाओगे उस सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस खत्म होता जाएगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ को जहाँ बहुत कोई अंदर होता है, जैसे मेरा कानपुर मान लेते हैं, अगर कोई भी पंजाब की कोई सिटी है, तो जो कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर है उनको वहाँ पर जो एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है वो कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर की वजह से ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी की वजह से है वो।
और ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, जो हिमालय हमारे खड़े हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें किससे, एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड, बिल्कुल जो कैस्पियन सी या फिर जो हमारे सेंट्रल एशिया से जो चिलिंग विंड्स आती हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करता है हिमालय। अगर ना हो तो एकदम चिला चिल हो जाए एकदम ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ हमारे उसमें इंडिया में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम सेंटर से जाती है, यानी कि इसका जो ऊपर वाला इलाका है, यानी कि जो यूपी वगैरह सब, ये टेम्परेट एरियाज़ में आते हैं, टेम्परेट एरिया में, भले वार्म टेम्परेट है बट फिर भी है तो टेम्परेट, लेकिन उतना टेम्परेट इन्फ्लुएंस होता नहीं। हम इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं बिकॉज तो जो थोड़ा चिलिंग विंड्स आनी भी चाहिए उनको हिमालयाज रोक लेता है, ठीक है। और ये मानसून की जो विंड होती है उनको भी रोक लेता है, बोलता है उधर मत जाओ, यहीं पे रहो इंडिया तक ही, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो आज तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है, बट कल से आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा। आज का लेक्चर यहीं पे होता है ख़त्म। कैसा लगा आपको लेक्चर, ये कमेंट में बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, परमार एसएससी टेलीग्राम। कोई भाई बंधु अगर इसके नोट्स बना रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर यहाँ पे कोई नोट्स बना रहा है तो, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग। इसमें आपको पीडीएफ, इसकी पीपीटी की पीडीएफ मिल जाएगी और क्विजेज़ आप अटेम्प्ट करते रहें और बाकी अपना रिव्यू शेयर करते रहें। थैंक यू। बाकी बस फॉलो करें 10 दिन तक, मैंने आपसे 10 दिन मांगे हैं, ओनली 10 डेज़, सिर्फ मुझे आपके 10 दिन चाहिए, बाकी तो आप एग्ज़ाम दे के बताइएगा, ठीक है। सभी ने बताया, सीजीएल वालों ने, आपको देख लिया सीजीएल, अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी तो और भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। चलो अब तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मेन बस आपके मुद्दे की बात है कि दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, जिसका भी एग्जाम है, तो 10 दिन तक फॉलो करिए, क्विजेज अटेंड करिए और रिवाइज करिए, बाकी सब फोकस रखिए। धन्यवाद।